हेलो एवरीवन, आज हमको जो देखना है थर्ड ईयर का HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का थर्ड यूनिट, जो कि इसमें आपको कवर अप करना है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल, ट्रांसफ़र, प्रमोशन एंड सेपरेशन। इसमें आज जो हमारा एजेंडा रहेगा वो है रिक्रूटमेंट का, मतलब आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट के मतलब से, रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड द स्टिमुलेटिंग देम अप्लाई फॉर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन। भर्ती से आशय है भावी कर्मचारियों को खोजना एवं उन्हें संगठन में रिक्त कृतियों के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया। हमारा जो यूनिट थर्ड है उसमें हमको नॉर्मली क्या देखना है, एक देखना है रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, फिर आपको जो देखना है सिलेक्शन जो कि चयन, फिर इंडक्शन कार्य प्रचार परिचय, फिर उसके बाद आपको ट्रांसफ़र, प्रमोशन, सेपरेशन, ये सब एक में ही आ जाएगा आपका, फिर परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। ठीक है, ये टॉपिक आपको आज हमको कवर अप करने हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले आपने HRM के प्रोसेस में भी पढ़ा था कि सबसे पहले HRP आता है, जो हम यूनिट 2 में कवर कर चुके हैं आज, और उसके बाद रिक्रूटमेंट का टाइम आएगा तो यूनिट 3 में हमको रिक्रूटमेंट पढ़ना है। तो रिक्रूटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, तो रिक्रूटमेंट वो चीज़ है जहाँ पे लोगों को, पर्सन को क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब उनको आपने मोटिवेट किया जाता है कि जिस चीज़ के लिए हमको पोजीशन खाली है कि आप वहाँ पे अप्लाई करो, क्या करो, जॉब के लिए अप्लाई करो। तो वही है कि पर्सन्स को मोटिवेट किया जाता है एक तरीके से, या उनको अपॉर्चुनिटी गिवन देते हैं कि भाई आप इसको ऑफिस में आओ, जॉब खाली है, आपको अगर चाहते हैं तो आप इसमें जॉब ले सकते। तो रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस, एक मिनट, तो रिक्रूटमेंट एग्जैक्टली क्या हो गया, तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है ठीक है। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़, मतलब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय ऐसे कर्मचारी हमको ढूंढने जो कि स्टिमुलेट करे, किसके साथ, अप्लाई करे उस जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो आपके लोग हैं, वो क्या करें, उस जॉब के लिए अप्लाई करें, प्रोत्साहित करें उनको कि भाई आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो। तो रिक्रूटमेंट क्या हो गया कि उस जॉब के लिए लोगों को क्या करना है, जस्ट लाइक मोटिवेट, या फिर आप उसको कह सकते हो अप्लाई करवाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई, रिक्रूटमेंट, कि भाई मोटिवेट करना उस जॉब को लेने के लिए, अप्लाई करवाने के लिए, मतलब उनको सर्च करना। एक तो इसमें दो चीज़ें होंगी, इसमें एक जो कंपनी होगी वो क्या करेगी, ढूंढेगी, सर्च करेगी कि भाई कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जो हमारे लायक है, अगर हमको मिल जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि तुम इस जॉब के लिए आओ। तो ये चीज़ क्या हो गई, आपके रिक्रूटमेंट हो गई। अब जो नेक्स्ट देखना है इसमें हमको रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, तो रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की मांग, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती के स्रोत की पहचान, फिर इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि भाई रिक्रूटमेंट होता क्या है। अब इसका प्रोसेस कि रिक्रूटमेंट किया कैसे जाता है, सबसे पहले रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पहचान करना, किसकी, सोर्स ऑफ एम्प्लॉय,
रिक्रूटमेंट कि आइडेंटिफिकेशन करना कि कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट आपको कौन से सोर्स से मिल रहा है, कि भाई आपको इंटरनल मिल रहा है या एक्सटर्नल मिल रहा है, वो आपको मैं आगे बताती हूँ। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या करेंगे, हम उस कैंडिडेट को क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे या फिर उसको अप्लाई करने के लिए एक प्रोसेस करेंगे, इनविटेशन देंगे। उस पर्सन को क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे कि भाई आप इस जॉब के लिए आओ। जैसे कि मान लीजिए किसी स्कूल में जो है मैथ्स के टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, मैथ्स टीचर की वैकेंसी निकल रखी है, तो उसमें सबसे पहले क्या मांगेगा कि बीएड होना चाहिए, प्लस एमएससी हो तो अच्छा है, नेट क्वालिफाइड हो तो और भी अच्छा है, और साथ साथ रीट में हो, बीएड के बाद रीट होता है तो रीट हो तो भी अच्छा। तो ये क्या हो गया आपका कि भाई मैंने सबसे पहले एम्प्लॉय की मांग करी कि मुझे मैथ्स टीचर की वैकेंसी है तो मुझे चाहिए। अब सोर्स देखना है कि भाई या तो मैं अपने ऑफिस के अंदर ही बोल दूं कि आपके नज़र में कोई मैथ्स लेक्चरर हो तो भेज दो, अगर नहीं है तो बाहर में और न्यूज़पेपर और उसमें दूँ, और फिर उनको क्या, अगर मुझे कोई मिलता है तो इन्विटेशन दूँ इंटरेस्टेड पीपल को, फिर उसमें से क्या करूँ, प्रिपेयर करूँ किसका, डिजर्विंग कैंडिडेट को क्या करें, उसकी लिस्ट प्रिपेयर करें, ठीक है। ये क्या हो गया आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सबसे पहले कर्मचारियों की मांग होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, लोग चाहिए, आपके पास वैकेंसी है पर लोग नहीं है। फिर आइडेंटिफिकेशन, पहचान करेंगे कि हम कौन से सोर्स से रिक्रूटमेंट लाएं, इंटरनल से या एक्सटर्नल से, हम आगे पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इन्विटेशन देना कि भाई सोर्स मिल गया, अब मुझे मिल गए तो मैंने कॉल किया कि भाई आप हमारे ऑफिस में जॉब खाली है, आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कॉल एक बार ऑफिस आइए और बात करिए, इनविटेशन दे दिया। फिर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 जने आ रहे हैं तो 10 में से कौन डिजर्विंग है, टॉप 4 टॉप 3 उनको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से जो होगा प्रिपेयर कर देंगे लिस्ट, फिर यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। पर अभी हमको जो देखना है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट को देखना है, तो रिक्वेजिशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इन्विटेशन देंगे, फिर प्रिपेयर करेंगे डिजर्विंग लिस्ट को। अब अगला देखना है इसमें कि रिक्वेजिशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट्स विद द डिटरमाइनिंग द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉय। ऑल डिपार्टमेंट मैनेजर डिटरमाइंस द नीड ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स एंड इन्फॉर्म द एम्प्लॉय मैनेजर। भर्ती की प्रक्रिया कर्मचारियों की मांग का निर्धारण से प्रारंभ होती है। सभी विभागीय प्रबंधकों द्वारा अपने अपने विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण करके कर्मचारियों के प्रबंधक को सूचित कर दिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब भर्ती के स्रोत की पहचान क्या होगी, तो व्हेन अ डिमांड लेटर ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट रीच टू पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजर क्या हो गया, एचआर मैनेजर, ही मेक्स इट बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, he makes based on experience and knowledge, where it makes employees different qualification available in different posts। तो कर्मचारी प्रबंधकों के पास जो जब भी विभाग कर्मचारी के मांग पत्र पहुंच जाते हैं तो वह अपने अनुभव ज्ञान आधार पर निश्चित करते हैं कि विभिन्न पदों के लिए अलग अलग योग्यता करने कर्मचारियों के उपलब्ध कराया जाए। फिर नेक्स्ट आता है आपका इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड इच्छुक लोगों के आमंत्रण। आफ्टर फाइंडिंग द आउट ऑफ द सोर्स, द सेकेंड फेज, इंटरेस्टेड पीपल इन्वाइटेड अप्लाई फॉर द एम्प्लॉय मैनेजर प्रिपेयर डिटेल इन्फॉर्मेशन इन विच इज गिवन फॉलोज। मतलब क्या क्या होगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, नेचर कितना, वर्क का नेचर क्या है, रिक्वेस्ट्स कितनी है,
क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, एक्सपीरियंस कितना हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन और रिम्यूनरेशन कितना हो, जॉब कितनी, कंडीशन क्या है हमारी, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन क्या है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या है सिलेक्शन सिस्टम का, और इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर अट्रैक्टिव एंड सिंपल लैंग्वेज सो दैट द एप्लीकेशन आर बी रिसीव्ड। मतलब दूसरे चरण के सूत्र में पता लेना है कि इच्छुक लोग आवेदन करने के लिए आमंत्रित किए जाता है, ठीक है, किया जाता है। इसके लिए कर्मचारियों को प्रबंधकों के एक विस्तृत सूचना तैयार करते हैं जिसमें विवरण किया जाता है कि रिक्त स्थान कितने हैं, संख्या के, प्रकृति, कार्य की प्रकृति क्या है, अपेक्षाएं क्या है, उसकी योग्यता, अनुभव क्या है, पारिश्रमिक विवरण क्या है उसका, नौकरी की शर्तें क्या है, आवेदन करने की अंतिम तारीख क्या है, और चयन की प्रणाली को हमको पूरा अब ये इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पर्सन में क्या हो जाएगा आपके, इसमें ये चीज़ हो जाएगी कि भाई लोगों को क्या देखा जाएगा कि भाई हाँ आप यहाँ पे आइए, जॉब करिए और हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर लास्ट आता है कि रिसिप्ट हो गई एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे, तो उसके हम एक रिजर्विंग एप्लीकेंट मतलब योग्य आवेदकों की सूची तैयार करेंगे। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन द एप्लीकेशन फॉर्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में वन who have desired qualification and other do not have desired qualification। जैसे मैंने आपको इधर बताया था एग्जाम्पल, मैक्स क्वालिफिकेशन के लिए, मैक्स वैकेंसी के लिए मुझे बीएड चाहिए, एमएससी चाहिए या फिर नेट चाहिए, तो अगर जो पर्सन इन तीनों में नहीं है उनको मैं अलग कर दूं और जो है उनको अलग कर दूं। फिर एप्लीकेंट प्रोसेसिंग द क्वालिफिकेशन लिस्ट मेड एप्लीकेंट इंक्लूडेड द सिलेक्शन प्रोसेस। आवेदन पत्र की प्राप्ति हो जाने के बाद जांच की जाती है। जांच के दौरान आवेदन पत्रों के 2 भागों में बांटा जाता है, एक जो वंचित योग्यता और तथा दूसरे जिसमें वंचित योग्यता नहीं है। वंचित योग्यता रखने वाले आवेदकों की एक सूची बना दी जाती है और उन्हें आवेदकों का चयन प्रक्रिया सम्मिलित किया जाता है। ये आपका क्या होगा, रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो गई जो कि एक कर्मचारी को आपके ऑफिस में रिक्रूटमेंट के लिए तैयार करते हैं। फिर अब आता है सोर्स कि भाई रिक्रूटमेंट का सोर्स क्या है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, रोजगार का कार्यालय, एक्सटर्नल एडवर्टाइजमेंट, इंटरनल एडवर्टाइजमेंट और सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, केंद्रीय प्रशिक्षण स्थान। आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि पहले हमको क्या, लोगों को फर्स्ट स्टेप क्या है, लोगों को लाना कि भाई मुझे कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। आज के डेट में मान लीजिए कोई ऑफिस है, उसमें 10 डिपार्टमेंट में एचआर मैनेजर ने पूछा अगर आपको कोई रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है कि नहीं है, तो उनके मैनेजरों ने क्या किया, देखा सारा टोटोला कि भाई कोई खाली तो नहीं है प्लेस, तो उसमें कोई प्रमोट करना है, डिमोट करना है, वो सारी चीज़ें क्या बताएंगे, यहाँ पे इसको बता देंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की इतने लोगों की मुझे नीड है। फिर उसमें उसके सोर्स कि भाई कहाँ से लाना है, अपने बांसवाड़ा इंटरनल लाना है, ऑफिस से लाना है, एक्सटर्नल लाना है, वो देखेंगे। फिर इन्विटेशन की इंटरेस्टेड पर्सन कौन से हैं कि जो मेरी क्वालिफिकेशन के अंदर बैठ रहे हैं, उनको मैं इनविटेशन दे दूंगी। फिर लास्ट में उसका प्रिपेयर करना कि भाई जो मेरे को समझ में आ रहे हैं उसमें 2 हिस्से करना कि भाई एक जो मुझे चाहिए, एक जो मुझे नहीं चाहिए। अब जो नेक्स्ट आएगा इसके अंदर कि आपके सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, 2 तरह के सोर्स होते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो 4 तरह के सोर्स हैं इसमें। पहला सोर्स आपका जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज होते हैं, रोजगार कार्यालय होते हैं, उधर से लेना, एक इंटरनल लेना, एक एक्सटर्नल लेना, और लास्ट आपका जो हो जाएगा वो है सेंट्रल ट्रेनिंग से लेना। मतलब ये सेंट्रल ट्रेनिंग आप गवर्नमेंट की है जो केंद्रीय सरकार तकनीकों के हिसाब से देती है। तो ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि भाई आप गए एम्प्लॉयमेंट के लिए कि भाई मुझे ज़रूरत है, आप मुझे इसका बता दीजिए, तो वहाँ से आपको उसकी लिस्ट दे देंगे। इंटरनल में कि भाई आपने अपने ही एम्प्लॉयज़ को बोल दिया कि भाई इस चीज़ों की ज़रूरत है, आप आ जाइए, तो वो हो जाएगा। एक्सटर्नल की बात करते हैं तो मैंने न्यूज़पेपर में, स्कूलों में और इनमें जाकर अपनी जो चीज़ें जो नीड है वो करी। लास्ट सेंट्रल ट्रेनिंग ऑफ इंडिया,
इनके पास गई, इंडिया के उसमें गई, और वहाँ से भी मेरे को सेम प्रोसेस जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में होता है सेम वहीं पे, बट ये इंडिया लेवल पे होगा, ये आपका उसी एरिया के उसमें होगा। तो अब हमको जो देखने हैं, दो सोर्स देखने हैं, एक देखना है इंटरनल, दूसरा देखना है एक्सटर्नल। इंटरनल में इंटरनल सोर्स से कितनी क्या क्या चीज़ें होती है और एक्सटर्नल सोर्स से क्या क्या चीज़ें होती है वो देखना है। अमंग द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती आंतरिक स्रोत के निम्न स्रोत प्रमुख हैं। पहला है ट्रांसफर, स्थानांतरण। ट्रांसफर मीन्स द वर्क प्लेस ऑफ एन एम्प्लॉय विदाउट एनी चेंज ऑफ पोस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी, डिपार्टमेंट सेक्शन और अंडरटेकिंग इज कन्वर्टिंग देयरफॉर टू फुलफिल वेकेंट पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज लेफ्ट एम्प्लॉय ऑल्सो बिकम वेकेंट, रिजल्ट विच कैन बी फिल्ड इन सम अदर वे। स्थानांतरण आशय के वो कर्मचारियों के पदों के उत्तरदायित्व अथवा वेतन के कोई परिवर्तन किए बिना उसका कार्यस्थल विभाग, अनुभाग या उपक्रम परिवर्तित करने की, अतः किसी विभाग के रिक्त पदों भरने के विभागों के स्थानांतरण करके कर्मचारियों को लाया जा सकता है। पदोन्नति की भर्ती ही स्थानांतरण फलस्वरूप कर्मचारियों को द्वारा छोड़ा गया और पद रिक्त हो जाता है, जिसकी पूर्ति किसी भी अन्य ढंग से की जा सकती है। ठीक है, इंटरनल में है ट्रांसफर। ट्रांसफर में क्या होगा कि भाई आपका जो डिपार्टमेंट है, आपकी जो सैलरी है, वो सैलरी जो होगी वो सेम होगी, डिपार्टमेंट होगा, सेक्शन होगा, ये अलग हो जाएगा। मतलब सैलरी सेम पे आपको क्या कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आपको सेल्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र। एक ही ऑफिस में एक ही जगह पे आप क्या कर रहे हो, एक पर्सन को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हो, दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, ट्रांसफ़र, स्थानांतरण कहलाएगा। कि भाई आप अपने पोस्ट को कन्वर्ट कर रहे हो, कि भाई मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट भी होगी, तो यहाँ के प्रोडक्शन मैनेजर को मैंने सेल्स मैनेजर बना दिया, क्योंकि वहाँ की पोस्ट खाली थी और उधर अभी ज़्यादा ज़रूरत थी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो कर दिया। और कभी कभी होता है कि दोनों जगह उसको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगा, इंटरनल डिपार्टमेंट सबसे पहला पॉइंट कि ट्रांसफ़र कि क्या होता है ट्रांसफ़र। सेकेंड होता है प्रमोशन, कि भाई कोई इंसान सुपरवाइजर था, उसको डायरेक्ट, उसका काम अच्छा था, सब अच्छा था, तो उसको मैनेजर की पोस्ट दे दी, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। कि मैं उसका पोस्ट बढ़ गया, उसकी सैलरी बढ़ गई, उसका डिपार्टमेंट सेम रहा। सेम डिपार्टमेंट में पोस्ट बढ़ना प्लस सैलरी का इंक्रीमेंट होना, दैट इज कॉल्ड प्रमोशन। इसमें डिपार्टमेंट चेंज होता है, पोस्ट और सैलरी सेम रहती है। ठीक है, पदोन्नति by promotion, the intention of appointment employed to a higher position so that the officer responsibility and salary are increased. When some posts become vacant in the institution, such vacancies can be filled by the promotion of an employee. In this promotion can be immediately appointed to a important post. पदोन्नति के आशय कर्मचारी को कुछ पद, किसी उच्च पद की नियुक्ति करने, जिससे उसके अधिकारी दायित्व व वेतन की वृद्धि हो जाए। जब संस्था में कुछ पद रिक्त हो जाते हैं तो कर्मचारियों की पदोन्नति करके ऐसे रिक्त स्थानों को भरा जाता है। इससे इस प्रकार की पदोन्नति द्वारा महत्वपूर्ण पदों को नियुक्त किया जा सकता है। सेम इंटरनल साइंस मतलब आंतरिक विज्ञान क्या होगा, इट इज़ अ क्रिएटिव मेथड अंडर दिस व्हेन अ पोस्ट बिकम वैकेंट, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग नो अप्रोप्रिएट स्टाफ अवेलेबल फॉर द पोस्ट इन सेम डिपार्टमेंट, दिस नोटिस बोर्ड देन put in the planning of office to be work by selecting appropriate one from the application form and the various departments. यह रचनात्मक विधि है। इसके अंतर्गत जब उपक्रम विभाग में पद रिक्त होता है और उसी विभाग का कोई उस पद का कोई उचित उम्मीदवार कर्मचारी नहीं होता, तब कार्य करने के नियोजन का कार्यालय नोटिस बोर्ड लगाया जाता है। विभिन्न विभागों में स्थान प्रार्थना पत्र उपयुक्त चयन की नियुक्ति किया जा सकता है। लोन सर्विसेज, ऋण सेवाएं, in this method institution can lend services to hire managers for some time and come back the accessory department for offering loan services. This method is commonly used in new industries. इस विधि में के संस्था में उच्च प्रबंधकों को सेवाओं को उधार ले सकते हैं
कुछ समय के लिए ऋण सेवाएं देकर पुनः अपने पैतृक विभाग में आ जाते हैं। यह विधि सामान्यतः नए उद्योगों में काम ली जाती है। प्रमोशन हो गया, थर्ड आपका हो गया इंटरनल साइंस, और लास्ट हो गया आपका लोन सर्विसेज, ऋण सेवा। इंटरनल साइंस में क्या होगा कि आपको जब आप मान लीजिए कि सेम डिपार्टमेंट में या सेम पोस्ट पे सेम सैलरी पे कोई भी पर्सन काम नहीं है ही नहीं मेरे पास उसका, तो मैंने क्या किया, सारे जगह पे एक नोटिस बोर्ड पे लिख दिया कि मुझे ये चीज़ों की ज़रूरत है, आप आकर अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप आएँ और काम करें। तो सेम वही चीज़ कि इंटरनल साइंस, इंटरनल स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को अवेलेबल कर रहे हो, मतलब ऑफिस के अंदर ही, मतलब मेरा जो डिपार्टमेंट है उसी के अंदर ही मैंने लोगों को कह दिया कि भाई ये प्लेस खाली है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप आके अप्लाई कर दो। सेम लोन सर्विस में क्या होगा, जो हायर डिपार्टमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बोला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो पर्सन है उसको कह दिया कि भाई सेल्स का भी तुमको कुछ टाइम तक संभालना है क्योंकि मेरे पास और कोई एम्प्लॉय नहीं है। तो इन दैट केस क्या होगा, वो जब दोनों जगह काम करेगा और कुछ टाइम बाद जैसे ही उस दर का पर्सन आ जाएगा तो वो वापस क्या हो जाएगा, उसके प्लेस पे आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड लोन सर्विस, मतलब ऋण सेवाएं उसको कही जाती है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मॉरल ऑफ प्रमोटर का मनोबल बढ़ता है इससे, बेटर असेसमेंट इन एबिलिटी और लोअर कॉस्ट समझ और क्षमताओं का बेहतर मूल्यांकन, नौकरियों में के लिए कम लागत होती है, मोटिवेशन फॉर गुड परफॉर्मेंस, अच्छे प्रदर्शन की प्रेरणा होती है, कॉस्ट सक्सेशन ऑफ द प्रमोशन, पदोन्नति के एक क्रम का कारण होता है, हैव्स हायर ओनली एंट्री लेवल, प्रवेश स्तर पे ही काम पर रखना। डिसएडवांटेजेस क्या होगा, इनब्रीडिंग होगी, आंतरिक प्रजनन होगा, पॉसिबल ऑफ प्रॉब्लम दोज नॉट प्रमोटेड पॉलिटिकली इनफ्रीक्वेंट एंड प्रमोशन, पदोन्नति के लिए ही नहीं राजनीतिक बढ़ाव देने वाले संभावित मनोबल समस्या होगी, नीड मैनेजमेंट की भाई प्रबंधन की आवश्यकता होगी, डेवलपमेंट प्रोग्राम विकास कार्यक्रम होगा। एडवांटेजेस क्या होंगी, अब सोचिए, अब सबसे पहले एडवांटेजेस क्या होगा कि भाई सेम जगह पे आप क्या कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, तो इससे मोटिवेशन बढ़ेगा, उनका मॉरल बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा पहले चीज़। फिर अच्छे परफॉर्मेंस देने, दूसरे देखेंगे भाई इसको प्रमोशन मिल रहा है, इसको अच्छी जगह जा रहा है, तो क्या होगा, उनका मोटिवेशन बढ़ेगा कि भाई हाँ मुझे भी ऐसा काम करना है। इसमें कॉस्ट कम लगेगी, क्यों, क्योंकि मैं तो अपने ऑफिस में, बाहर में कहीं दे ही नहीं रही हूँ। फिर और क्या हो सकता है, असेसमेंट होता है, सक्सेशन होता है, मीन्स आपका प्रमोशन के टाइम आता है। फिर हायर कर सकते हैं एंट्री लेवल पे, मीन्स आपका एंट्री और आपके ऑफिस लेवल पे इसको काम कर सकते हो। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो जाएंगी कि इनब्रीडिंग होगी, मतलब आंतरिक प्रजनन, मतलब आपसी ही क्या होगा, टकराव हो जाएगा इसमें। क्यों भाई, दो पर्सन है, दोनों उम्मीदवार है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कंपटीशन देंगे, क्या पता वो काम कंप्लीट ना हो, क्या पता वो बहुत अच्छे से हो, कोई फिक्स नहीं होता, तो ये डिसएडवांटेजेस हो जाता है। फिर इसमें कि पॉलिटिक्स होने की संभावना थी, क्यों, क्योंकि मान लीजिए कोई बड़ा इनसे जो सुपीरियर है वो उसको पसंद करता है, उसको नहीं करता, तो यहाँ पॉलिटिक्स होने की चांसेस है। मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमको क्या, उन सबको रेगुलरली देख रेख करनी पड़ती है। लास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ये कि भाई उसको मैं देखना है, डेवलप कर रहे हैं तो ठीक, नहीं तो फिर मेरे को बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। वही चीज़ ये होता है आपका इंटरनल सोर्स रिक्रूटमेंट का, अंदर से ही, आंतरिक ही हम क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। अब हमको ये देखना है, वो एक्सटर्नल सोर्स देखना है। अब फैक्ट्री लेवल पे देखना है, कारखाने स्तर पे अगर रोजगार लेते हैं हम, एप्लीकेशन वैकेंट प्रेजेंट अ बुलेटिन बोर्ड आउटसाइड द फैक्ट्री एट फैक्ट्री गेट। रिक्त पदों के आवेदन कारखाने के बाहर या कारखाने के गेट पे बुलेटिन बोर्ड के प्रस्तुत किए जाते हैं। यूज फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज सच आर वर्कर्स, कामगार जैसे आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपयोग किया जाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार जो होते हैं, वर्कर आर रिक्रूटेड थ्रू द लेबर कॉन्ट्रैक्टर हु देमसेल्व्स एम्प्लॉय द ऑर्गेनाइजेशन। कर्मियों के भर्ती श्रम ठेकेदारों के लिए माध्यम से की गई जाती है और स्वयं संगठन की कर्मचारियों होते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस एम्प्लॉय is that if the contractor leaves the organization, all the workers employed through him will also leave organization। इस प्रणाली में नुकसान यह है कि ठेकेदार संगठन छोड़ देता है तो वो मध्यम कार्यकर्ता श्रमिक संगठन को भी छोड़ देते हैं।
एक्सटर्नल की बात करते हैं तो सबसे पहला क्या हो गया, फैक्ट्री लेवल पे, मतलब मैंने फैक्ट्री के गेट पे क्या कर दिया कि मुझे वर्करों की ज़रूरत है, आप आइए और जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। ये चीज़ क्या हो जाएगी, फैक्ट्री लेवल के हो जाएगी और ये फटाफट भरना शुरू हो जाएगी, वर्कर लेवल के लिए काम होता है। दूसरा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, सारे यूनियन को एक साथ मिलकर इकट्ठा करते हैं, अपने मतलब जितने भी लेबर्स हैं वो सब क्या होंगे, इसके अंडर में काम करेंगे। तो मैं इसके पास जाकर क्या कहूँगी कि भाई मुझे चाहिए, तो वो इनमें से कुछ को मेरे तरफ भेज देगा। बट इसमें क्या एक डिसएडवांटेजेस क्या होता है कि मान लीजिए कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही चला गया, तो यहाँ पे ये जो सारे जने हैं वो भी क्या करेंगे, एक एक करके जाना शुरू कर देंगे कि कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार का ये चीज़ होती है। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी क्या होती है, रोजगार एजेंसियां क्या होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट एजेंसी प्लेड अ वाइटल रोल इन मेकिंग अवेलेबल सुटेबल एम्प्लॉयज डिफरेंट पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सार्वजनिक और निजी एजेंसी संगठनों में विभिन्न पदों के उपयुक्त कर्मचारियों के उपलब्ध करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Besides public agency, private agency have developed marked on large cities in the form of consultancy services. Usually, this agency facilitates recruitments of the technical and professional personnel. सार्वजनिक एजेंसियों के अलावा सलाहकार एजेंसियों के परामर्श सेवाओं के रूप में बड़े शहरों में स्पष्ट रूप से विकसित होता है। आमतौर पर ये एजेंसियां तकनीकी और पेशेवर कर्मियों की भर्ती की सुविधा प्रदान करती है। थर्ड क्या है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयज naukri.com, jobseeker.com, pehlicd.com, ये सब क्या है, आपकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, जहाँ पे क्या होता है आप अपना रेज्यूमे डाल देते हैं और वो क्या करती है, हर एक कंपनी में जहाँ नीड होती है वो वहाँ पर जाकर क्या कहती है, आपका रेज्यूम आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो उस रेज्यूम को डालती रहती है। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो उसको आगे बढ़ाती है, नहीं तो फिर दूसरी कंपनीज में वो डालना शुरू करती है। तो ये क्या हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हो गई। फिर आपका आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा कि न्यूज़पेपर में डाल दिया, मैगजीन्स में डाल दिया, इधर डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने एडवर्टाइज कर लिया। अगर कोई पढ़ता है और आपको मेल करेगा या फ़ोन करेगा, भाई मुझे इस जॉब की ज़रूरत है, आप तो मैं कब आऊँ, तो आप उसको रिक्रूट वो करेंगे। लास्ट है आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर आपको पता हो कि भाई आपके कॉलेजेस में या स्कूलों में आकर भी क्या होता है, आप कहते हैं ना फेयर लगा है, जॉब फेयर लगा है, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है कि भाई बाहर के कंपनीज आकर आपको कॉलेज में आएंगे, आपकी कॉलेज में आकर आपको क्या करेंगे, रिक्रूट करेंगे कि भाई मुझे इसको चाहिए। तो ये क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट भी इसको कहा जाता है कि आपसे कैंपस में ही, ये नॉर्मली IITs, IIM ऐसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में होता है, जो आपको बाहर की कंपनीज आकर आपकी ऑफिस में, आपके कॉलेजेस आएंगे और वहाँ से आपको रिक्रूट कर देंगे, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी पढ़ाई को देखकर, आपके जवाब को देखकर। वैसे तो कंपनी यही काम करती है कि भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाएगी, कैंपस रिक्रूटमेंट कर वो क्या करेगी, लोगों की भर्ती कर लेगी। एडवांटेजेस क्या होगा, न्यू ब्लड ब्रिंग इन न्यू पर्सपेक्टिव, नया रक्त आएगा नए दृष्टिकोण से। चीपर एंड फास्टर ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण और सस्ता तेज होता है। प्रोफेशनल्स होते हैं, नो ग्रुप पॉलिटिकल सपोर्टर, कंपनी के कोई राजनीतिक समर्थकों के कोई समूह नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी, संगठन पहले ही है। मे ब्रिंग न्यू इंडस्ट्री इनसाइड, नया उद्योग अंतिम दृष्टि ला सकता है। अब डिसएडवांटेज मे नॉट सिलेक्ट समवन हु फिट फॉर द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन टाइम, किसी ऐसे व्यक्ति का चयन ना करें कि जो नौकरी या संगठन में फिट ना हो। मे कॉज प्रॉब्लम्स इन इंटरनल, मतलब आंतरिक के लिए अधिक समस्या पैदा कर सकता है। कैंडिडेट नॉट सिलेक्टेड, चयनित अभ्यर्थी ना हो। लॉन्गर एडजस्टमेंट और ओरिएंटेशन, लंबे समायोजन या अभिविन्यास समय पे।
इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? भाई नया खून तो आएगा, मतलब नया खून मीन्स आपका ये है कि भाई नई बाहर से लोग आएंगे, नया पर्सन एक आपके ऑफिस में आएगा और वो क्या करेगा, अच्छे से काम करेगा, अपने आप परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, वो उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी वो भी सस्ती और फटाफट हो जाएगी, प्रोफेशनल्स होंगे। फिर आपका कोई ग्रुप पॉलिटिक्स नहीं होगा, भाई मेरे जो सबॉर्डिनेट्स थे या मेरे सुपीरियर्स जो मेरे साथ थे उसमें इधर कोई ही रोल नहीं होगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही होगा, ऐसा न्यू इंडस्ट्री के भाई अंतिम लास्ट कि भाई हाँ ये पर्सन मेरा काम कर सकता है, वो चीज़ इसमें क्या होगी, इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं कि भाई ऐसा पर्सन तो नहीं सिलेक्ट कर लिया कि जो उस चीज़ में फिट ही नहीं हो रहा है, भाई मुझे मिला नहीं तो मेरे को जो समझ में आया वो मैंने उसको सिर्फ तो उस जॉब में फिट ही नहीं हो रहा है, या ऐसा पर्सन कोई जॉब में सिलेक्शन ही नहीं हो पाया क्योंकि मुझे उस लायक कोई पर्सन ही नहीं मिला, कोई इंटरनल प्रॉब्लम कि भाई जैसे वो आया बाकी के लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उसने किसी का साथ ही नहीं दिया। फिर एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, समावेश हो रहा है, या अभिनय से अपॉर्चुनिटीज़ उसको ओरिएंटेशन हो रहा है वो ढंग से नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा, इसके डिसएडवांटेज हो गए। इंटरनल एक्सटर्नल आपको पता चल गया होगा। इंटरनल जो हम कंपनी के अंदर से ही जॉब की रिक्रूटमेंट करते हैं, एक्सटर्नल जो हम बाहर जाकर क्या करते हैं, जॉब के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। अब इसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं। Recruitment of employees should done from the central location of the organization. The number of staff can be in a line with the current requirement of the organization. Mutual importance and of external and internal source of recruitment should be fully explained while determining the recruitment policy of the institution. Both other similar enterprises, the policy of government recruitment should be kept in mind. The policy recruitment should be clear and comprehensive. The recruitment policy should be flexible so that the possible to make necessary changes in it easily achieve the objective of institution. Recruitment policy should be in line and general circular policy if their rules are priorities regarding to the recruitment of the son and daughter of employees working in the organization should it be clear. हिंदी में क्या है, ये कर्मचारियों के भर्ती के संगठन में एक केंद्रीय स्थान से ही की जानी चाहिए। कर्मचारियों की भर्ती की संख्या संगठन चालू आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। भर्ती की आंतरिक तथा बाह्य स्रोतों के परस्पर महत्व को पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहिए। संस्था की भर्ती के लिए नीति को निर्धारित करते समय विद्यमान समान उपक्रम नीति तथा सरकारी भर्ती की नीति दोनों के ध्यान रखना चाहिए। भर्ती की नीति पूर्ण स्पष्ट व्यापक होनी चाहिए। भर्ती की नीति लोचदार होनी चाहिए ताकि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरलता से आवश्यक परिवर्तन करने का संभव हो। भर्ती की नीति सामान्य सेवर्गीय नीति के अनुरूप होनी चाहिए जो कि संस्था के कार्य के पुत्र या पुत्री भर्ती से संबंधित प्राथमिकता को नियम यदि हो तो स्पष्ट होना चाहिए। सॉरी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी आपको अगर याद हो तो मैंने एचआर पॉलिसी में रिक्रूटमेंट पॉलिसी मतलब भर्ती की नीति के बारे में बताया था कि भाई अगर कोई पर्सन बाहर से आ रहा है या अंदर से है तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, अगर आप किसी के बेटे या बेटी को या ऐसे कोई रिलेटिव्स को रख रहे हो तो उसमें क्या हो, हर चीज़ क्या होनी चाहिए, मस्ट बी क्लियर कि भाई इतनी सैलरी है, इतने टाइम आपको काम करना है, आपके कोई बड़े हैं उससे मतलब ये नहीं कि आपका काम वो करेंगे, सारी चीज़ें मस्ट बी क्लियर होनी चाहिए। फिर लोकेशन जो होनी चाहिए वो सेंट्रल होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट शुड बी डन फ्रॉम सर्वल लोकेशन, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही जगह से, हर जगह से हमको क्या करना है, उस नंबर ऑफ स्टाफ जो होने चाहिए वो करंट नीड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जितना मुझे चाहिए उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलेशंस मैंने बताई दिया, इंटरनल एक्सटर्नल का सेम होना चाहिए। रिक्रूटमेंट पॉलिसी को इंस्टीट्यूशन जो होती है वो डिसाइड करती है कि भाई किस तरीके से मुझे रखना है, किस तरीके से मुझे लोगों को लाना है, क्या पोजीशन लानी है, क्या करना है, वो सब होना चाहिए और शुड भी क्लियर होना चाहिए, एम्फोसाइज्ड होना चाहिए। ये कुछ पॉलिसीज है रिक्रूटमेंट की जो कि आपके काम आएगी अगर आप रिक्रूटमेंट करते हैं। आप एचआर मैनेजर के टाइम में जाएंगे, अगर आप इसमें एमबीए कर रहे हैं तो उसमें आपको इजीली अचीव हो जाएगा ये सारा। थैंक यू। यहाँ से मैंने टॉपिक्स लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस कोई अराइज हो रहे हैं या कुछ पूछना है तो ये मेल आईडी है और ये व्हाट्सएप नंबर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। थैंक यू।